आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक सभ्यता को। इसके बारे में सारा बात हम गहराई से जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, ठीक है। एक कहानी के रूप में जानेंगे और कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे और इससे बने हुए जो भी महत्वपूर्ण सवाल है या फैक्ट है, इन सारे बातों को जानेंगे, ठीक है। जिसका कालखंड बताया गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व बताया गया। क्यों इतना ही बताया गया, इन सारे बातों को हम लोग जानेंगे। बात समझ में आया? अगर आज से बताया जाए कि हमारा भारत का जो प्राचीन इतिहास है, इसके काल के बारे में बताया जाए तो क्या बता सकते हैं? 3500 साल से लेके 2600 साल के बीच के इतिहास को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर साल में बताया जाए तो क्या बताएंगे कि आज से 3500 से 2600 साल पुराना इतिहास को हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। बीसी में बताया जाए तो 1500 से लेके 600 बीसी ईसा पूर्व के बीच के इतिहास को जानेंगे, जिसको वैदिक सभ्यता बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इस सभ्यता के बारे में, या कहा जा सकता है इस काल के बारे में हम लोगों को जो भी जानकारी हुई है ना, वो वेदों के मदद से हुई है। ब्राह्मण धर्म में 4 वेद है ना, हिंदू धर्म में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। इन चारों वेदों के माध्यम से, है ना, हम लोग को कहा जाता है इस समय के बारे में जानकारी हुई है। इस वजह से इसको वैदिक सभ्यता बोला गया। क्या बोला गया है? वैदिक सभ्यता बोला गया। इस सभ्यता में जो लोग थे ना, इस सभ्यता में जो लोग थे वे लोग खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। आर्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम या सबसे महान, ठीक है। तो ये लोग, इस सभ्यता के जो लोग थे वे लोग अपने आप को आर्य कहते थे, ठीक है। जिस वजह से इस काल के लोगों को या इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। लोग को जन कहा जाता है ना। इस वजह से इस सभ्यता को श्रेष्ठ जनों की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ जनों की सभ्यता। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि ये लोग संस्कृत बोलते थे, ठीक है। और ये लोग, जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, उनको अनार्य बोले हैं। या कहा जा सकता है कि ये लोग विदेश से आए हैं तो यहाँ के लोगों को इन्होंने अनार्य कहा है, ठीक। इस सब के बात के बारे में हम लोग आगे गहराई से देखेंगे, ठीक है। पर सिंपल सा समझ लीजिए कि इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्य सभ्यता। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग खुद को आर्य बोले, श्रेष्ठ बोले। आर्य शब्द जो है एक संस्कृत का शब्द है। ये किसी जाति का, धर्म या नस्ल से संबंधित नहीं है। एक कहा जा सकता है भाषा सूचक एक शब्द है। मतलब एक शब्द है जिसका मतलब श्रेष्ठ होता है। वे लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताएं, ठीक है। और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों को जन कहा जाता है, जिस वजह से इसको, है ना, श्रेष्ठ जनों की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस काल के बारे में हम लोगों को जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हुई है वो वेदों की मदद से हुई है। इस वजह से इसको वैदिक सभ्यता बोला जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, आर्य सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके निर्माता या यहाँ के जो लोग थे वे लोग आर्य लोग थे, जिस वजह से इसको आर्य सभ्यता भी बोला जाता है। उसके बाद ये लोग खुद को श्रेष्ठ जन कहते थे, जिस वजह से इसको श्रेष्ठ जनों की सभ्यता भी बोला जाता है। इस सभ्यता का विकास एक शहरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ है ना। हम लोग आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं। कांस्य युगीन काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिए थे कि नहीं? और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में एक सबसे बड़ा अंतर अगर बताया जाए ना तो क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। वहाँ के लोग शहर की तरह अपना जीवन को जीते थे, है कि नहीं? बता चुके हैं। लेकिन इस सभ्यता के जो लोग थे ग्रामीण तरीके से, गांव की तरह ये लोग अपना जीवन को व्यतीत करते थे। इस वजह से इस सभ्यता के लोगों को ग्रामीण कहा गया। क्या कहा गया? ग्रामीण कहा गया। जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं वैदिक सभ्यता जो था एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता कौन सभ्यता था? वो कैसी सभ्यता थी? तो कह सकते हैं एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बताया जाए कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में एक सबसे बड़ा अंतर क्या था, तो आप बता दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस सभ्यता के बारे में जान लिए, है ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस सभ्यता के जो निवासी लोग हैं,
जो लोग हैं, आर्य जो लोग हैं, वो लोग कहाँ के थे? क्या भारत के थे या विदेशों से आकर भारत में बसे, है ना, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जाने थे, है कि नहीं। उसी तरह इस काल के बारे में जानेंगे कि इस काल के जो लोग थे वो मूलतः मतलब कहाँ के वो लोग थे, ठीक, कहाँ के वो मूल निवासी थे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा कि एक शहरी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद नवीन सभ्यता का विकास हुआ है जो क्या है, वैदिक सभ्यता है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि यहीं पे लिख देते हैं कि आर्य लोगों का मूल निवास स्थान, आर्य लोगों का मूल निवास स्थान, निवास स्थान कहाँ था? आर्य जो लोग थे उन लोगों का मूल मतलब कहाँ के वो परमानेंट वो थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम विद्वान का नाम लिख देंगे क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कहे हैं। कोई कोई विद्वान कहा है कि ये दूसरा जर्मनी से आए हैं, कोई विद्वान कहा हंगरी से आए हैं, कोई विद्वान कहा है कि ये लोग है ना यूक्रेन से आए हैं, है ना, अलग अलग विद्वानों का मत है, उन सारे को हम लोग जानेंगे। तो विद्वान और यहाँ पे उनके स्थान को कि कौन सा स्थान बोले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य जो लोग थे, वे लोग मूल निवासी सप्त सैंधव प्रदेश के थे। कहाँ के थे? सप्त, कहाँ के थे ये लोग? सप्त सैंधव प्रदेश के थे। कहाँ के थे? सप्त सैंधव प्रदेश। अब सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो 7 नदियों की भूमि है जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियाँ बहती थी। 7 नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, पर सिंपल से समझ लीजिए, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग हैं ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश के मूल निवासी थे। इसका कहना है कि भारत में पंजाब से लेकर अफगानिस्तान के बीच के जो क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले ये लोग थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद, क्या नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का भी कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वे लोग है ना सप्त सैंधव के मूल निवासी है। सप्त सैंधव प्रदेश के क्या है? वो लोग मूल निवासी हैं, मतलब पंजाब से लेके अफगानिस्तान वाले जो रीजन है उस रीजन के ये लोग मूल निवासी हैं। बात समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद डॉक्टर क्या नाम उनका है? राजबली पांडे। डॉक्टर राजबली पांडे का कहना है कि वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग हैं ये लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। कहाँ के निवासी है? मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में मतलब देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता, बाद की सभ्यता जो है, बाद का जो काल है, तो वहाँ के जो लोग थे ना वो विंध्य पर्वत या सत्यपुरा जो पर्वत है वहाँ पे वो लोग कह सकते रहते थे, जिस वजह से इन्होंने कहा, राजबली पांडे ने कहा कि ये लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। बस समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि आर्य जो लोग थे वे लोग है ना, इनका कहना था कि गंगानाथ झा का कहना था कि ये लोग है ना ब्रह्म ऋषि प्रदेश के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? ब्रह्म ऋषि। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्म ऋषि प्रदेश के है ना आर्य लोग है ना गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है ना उसको जीत लिए थे, है ना, जिस वजह से इन्होंने आर्य लोगों ने ब्रह्म ऋषि देश कहा था, है ना। तो इनका कहना है कि पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि आर्य जो लोग थे वे लोग का मूल निवासी जो है ब्रह्म ऋषि प्रदेश है।
गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र उसको दुआब कहा जाता है। उसी दुआब का नाम है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। क्या नाम है? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। तो पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि आर्य जो लोग थे ब्रह्म ऋषि प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया, चर्चा किया गया, जिस वजह से इन्होंने कहा कि आर्य लोग जो हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश के मूल निवासी थे। बात समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखा जाए पंडित बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम अगर लिखा जाए तो पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग हैं वे लोग है ना उत्तरी ध्रुव के, नॉर्थ पोल के मूल निवासी, आर्कटिक प्रदेश बोला जा सकता है ना। तो ये लोग उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी कहा जा सकता है ना, आर्कटिक प्रदेश है ना, आर्कटिक प्रदेश कहा जा सकता है। यहाँ पे 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, जिस वजह से इन्होंने कहा कि ये लोग, क्योंकि देखो 6 महीना रात और 6 महीना दिन के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, जिस आधार पे इन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग आर्य जो लोग थे ना, ये लोग उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। पर बहुत विद्वानों ने कहा कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उत्तरी ध्रुव में 6 महीना का दिन और 6 महीना रात होती, पर दक्षिणी ध्रुव में तो सेम ही होता है ना, है कि नहीं। तो जिस आधार पे इनका बात को सारे विद्वानों ने सही नहीं माना है ना, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव भी तो कहा जा सकता है ना। इस वजह से इनके बातों को सही नहीं माना गया है। ठीक है, इनका एक पुस्तक है, इनके पुस्तक का नाम है द आर्टिक होम ऑफ आर्यंस। इनके पुस्तक का नाम क्या है? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस इनके पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि आर्य जो लोग थे वे लोग उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक प्रदेश के है ना मूल निवासी थे, नॉर्थ पोल के ये लोग मूल निवासी थे, इनका कहना था। बात समझ में आ गया? इनका कहना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे ये उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे, तो बता दीजिएगा पंडित बाल गंगाधर तिलक का कहना है। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि हड़प्पा वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य लोग थे, ये लोग तिब्बत के मूल निवासी हैं। कहाँ के हैं? तिब्बत के मूल निवासी है। इनका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक में इन्होंने बताया है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बता दीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इन्होंने ही कहा कि वेदों की ओर लौटो। बात समझ में आ गई होगी कि तिब्बत के जो मूल निवासी है, ये बात कहना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब विदेशी विद्वानों ने भी इसके बारे में कहा कि वे लोग कहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, तो विदेशी विद्वानों के बारे में देखा जाए तो प्रोफेसर पेंका का कहना है, किसका कहना है? पेंका का कहना है कि ये लोग जर्मन के थे, जर्मन से ये लोग यहाँ पे आए। कहाँ से आए? जर्मन से आए। बात समझ में आ गई होगी, इनका कहना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोफेसर गाइल्स का कहना है कि ये लोग हंगरी से यहाँ पे आके बसे हैं, मतलब ये लोग हंगरी के मूल निवासी है। बस इनका कहना है। फिर इसके बाद देखा जाए तो प्रोफेसर ठीक है, गार्डन चाइल्ड का कहना है कि यूक्रेन के ये लोग मूल निवासी। कहाँ के हैं ये लोग मूल निवासी? यूक्रेन के। यूक्रेन कहाँ है? तो रूस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ना। तो इनका कहना है कि यूक्रेन के ये लोग मूल निवासी है। आर्य जो लोग हैं ना, ये लोग यूक्रेन के मूल निवासी। एक फेमस है, इनका नाम क्या है? मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। इनका कहना है कि वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग हैं या वैदिक सभ्यता के
कहा जा सकता है जो स्थापना जो लोग किए हैं वे लोग जो है मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। अब ये जो है ना सर्वमान्य सबसे बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि मैक्स मुलर विद्वान जो है इनका कहना मध्य एशिया है, ये सही है। ये क्या है? सही है। अब किस आधार पे इन्होंने कहा था ना, देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने ईरान का एक पुस्तक है, ईरान का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। क्या नाम है? जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों को इन्होंने अध्ययन किया मैक्स मुलर, और अध्ययन से पता चला कि जिंद अवेस्ता में 4 ऋग वैदिक मतलब वेद में है ना, वेद में से 4 वेदों को जिंद अवेस्ता में लिखा गया है। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों में जो भाषा है ना ये दोनों में समान है, जिस वजह से इन्होंने कह दिया कि आर्य जो लोग हैं ये लोग मूल निवासी है ना मध्य एशिया के। मध्य एशिया कहा जा सकता है ईरान के क्षेत्र, ईरान इराक के या अफगानिस्तान के पास वाले जो एरिया है। तो इनका कहना है, मैक्स मुलर का कहना है कि ये लोग जो है ना ईरान के मूल निवासी है, क्योंकि ईरान का एक प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम है जिंद अवेस्ता। क्या नाम है? जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता क्या नाम है? जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद, और क्या है? ऋग्वेद हमारा है ना। इन दोनों बुक को अध्ययन किए, क्या किए? अध्ययन किए। अब पता चला कि ऋग्वेद में जो 4 आर्य भगवान जो हैं, तो क्या क्या नाम है आर्य भगवान का? तो एक का नाम क्या है देखा जाए तो इनका नाम क्या है? इंद्र है। क्या नाम है? उसके बाद क्या है? वायु है। क्या नाम है? वायु भगवान, इंद्र। ये लोग जो ये सब जो है ना ये आर्य के देवता हैं कहा जा सकता है, ठीक है, वैदिक आर्य के देवता हैं। फिर उसका देखा जाए मित्र, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका नाम क्या? असुर। क्या नाम है? असुर। ये 4 देवता है, ये 4 देवता है। ये चार जो वैदिक आर्य देवता है ना, इन चारों को जिंद अवेस्ता में इस प्रकार था। इंद्र को इंद्र ही था, इंद्र जो था इंद्र के रूप में लिखा गया था। वायु जो था ना ये वायु लिखा हुआ था। क्या था? ये वायु के रूप में ये लिखा गया था। मित्र जो है ये मित्र के रूप में लिखा गया था। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? मित्र लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मित्र। और असुर को लिखा हुआ था अहुर मजदा। क्या लिखा हुआ था? अहुर मजदा। देखिए क्रमशः ये है। इंद्र को ऋग्वेद में इंद्र है तो जिंद अवेस्ता में भी क्या लिखा हुआ है? इंद्र लिखा हुआ है। ऋग्वेद में वायु लिखा हुआ है तो जिंद अवेस्ता में वायु लिखा हुआ है। ऋग्वेद में मित्र लिखा हुआ है तो जिंद अवेस्ता में क्या लिखा हुआ है? मित्र लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ऋग्वेद में असुर लिखा हुआ है तो जिंद अवेस्ता नामक जो ईरानी ग्रंथ है, कहाँ का ग्रंथ है? यह है ईरानी ग्रंथ है, ये ईरानी ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? असुर को क्या लिखा हुआ है? अहुर मजदा लिखा हुआ है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि ऋग वैदिक आर्य देवता अहुर को जिंद अवेस्ता में क्या लिखा गया है? तो बता दीजिएगा अहुर मजदा लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? अहुर मजदा लिखा गया है, ठीक है। तो ये इन आधार पे मैक्स मुलर का कहना है कि भाषाई समानताएं हैं। तो एक जगह के लोग होंगे तभी तो भाषाएं में समानताएं होंगी। जिस आधार पे इन्होंने कहा कि आर्य जो लोग थे वो मध्य एशिया के थे, मतलब कहा जा सकता है ईरान, इराक, अफगानिस्तान से लोग, ये लोग ईरान के, उसके बाद इराक के ये लोग जो थे ये लोग क्या हुआ कि भारत में आगमन किए हैं, भारत में ये लोग प्रवेश किए हैं, ठीक है। और ये लोग खुद को आर्य कहें और यहाँ के लोगों को अनार्य कहें, इनका ये बात कहना है। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? नहीं। तो अभी हम लोग क्या जाने कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य लोग थे, वे लोग कहाँ के मूल निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये लोग इतना बात जाने, सब विद्वानों का अलग अलग मत है, सब विद्वानों का अलग अलग मत है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा कि आर्य जो लोग थे ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश के थे। 7 नदी जहाँ बहती थी उसको सप्त सैंधव कहा गया, जो पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक बहती थी, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। फिर इसका डॉक्टर संपूर्णानंद का भी कहना है कि सप्त सैंधव प्रदेश के लोग मूल निवासी थे। डॉक्टर राजबली पांडे का भी कहना है कि ये लोग मध्य प्रदेश के थे। उसके बाद पंडित गंगानाथ झा का भी कहना है कि ब्रह्मऋषि प्रदेश के लोग मूल निवासी थे।
पंडित बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश, इनके पुस्तक का नाम है दी आर्कटिक होम ऑफ दी आर्यंस, है ना। इसमें इन्होंने लिखे हैं कि उत्तरी ध्रुव के ये लोग आर्य लोग मूल निवासी थे। बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए इस बारे में, है ना, विदेशी विद्वानों का भी अलग अलग मत रहा। क्या रहा? प्रोफेसर पिंका का कहना था कि जर्मन के ये लोग मूल निवासी थे। प्रोफेसर गाइल्स का कहना था हंगरी के ये लोग मूल निवासी थे। और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का कहना था कि ये लोग यूक्रेन के, और यूक्रेन कहाँ है? रूस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। मैक्स मूलर का कहना है कि ये लोग मध्य एशिया में एक बैक्टीरिया जगह, मध्य एशिया में क्या जगह है? कौन सा जगह है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया जगह है, जो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के पास पड़ता है बैक्टीरिया। तो वहाँ के ये लोग मूल निवासी थे, वहाँ के ये लोग मूल निवासी थे। कहाँ के थे? तो बैक्टीरिया के थे। बैक्टीरिया कहाँ पड़ता है? तो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान और अफगानिस्तान के यहाँ पे पड़ता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो यही बैक्टीरिया की ये लोग मूल निवासी थे, यहीं से भारत वो आगमन किए थे। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब एग्जाम में सवाल बताया जाए कि आर्य लोग विदेशी थे, हाँ, इनके आधार पर विदेशी से, और ये सर्वमान्य है। सब ज़्यादातर विद्वानों का कहना है कि हाँ ये सही है। तो इस आधार पर बता दीजिएगा कि हाँ ये आर्य जो लोग थे क्या थे? विदेशी थे। और किनका कहना है? सर्वप्रथम तो मैक्स मूलर का कहना है कि ये लोग बैक्टीरिया के थे। बैक्टीरिया कहाँ? तो ईरान, और वर्तमान में ईरान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा के पास ये पड़ता है। बात समझ में आ गया होगा। ऋग्वेद में जो आर्य देवता जो है इंद्र, वायु, मित्र, असुर को जिन अवस्था में इंद्र, वायु, मित्र, अहुर, मजदा लिखा गया है, इस आधार पर इन्होंने कहा कि ये लोग जो है ना, भाषाई समानता है। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा कि ये लोग जो है मध्य एशिया के, ईरान, अफगानिस्तान और इराक के मूल निवासी थे। ये लोग यहाँ पे भारत में आगमन किए हैं या भारत में आए हैं। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस सभ्यता के बारे में हम लोग को विदेशी अभिलेख थे, उन अभिलेखों से भी हम लोग को इस कहा जाता है सभ्यता के बारे में जानकारी हुई। दो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख, एक का नाम है कस्सी अभिलेख और दूसरे का नाम है बोगासकोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगासकाई या बोगासकोई अभिलेख। इन दो अभिलेखों की मदद से भी हम लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हुई है और इसके काल के बारे में भी जानकारी हुई है। चलिए देखिए, अभिलेख देखा जाए, सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिलेख होता क्या है, ठीक है। चलो, अब बता चुके हैं लेकिन फिर भी जान लीजिए, कोई भी ठोस चीज़ पे खोद के लिख देना अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, उसका देखा जाए तो कांस हो गया, पत्थर हो गया, ये सब ठोस चीज़ हो गया। इस पर खोद के लिख देना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। छोटा पे लिख देगा तो शिलालेख कहलाएगा, बड़ा पे लिख देगा तो स्तंभ लेख कहलाएगा, गुफा में लिख देगा तो गुफा लेख कहलाएगा, है कि नहीं। सबका अलग अलग नाम रख दिया गया है। इन सारे बातों को हम लोग देख चुके हैं। ऐसे जान लीजिए अभिलेख क्या होता है, तो कोई भी ठोस चीज़ पे खुदर के या ठोक ठाक के लिख देना अभिलेख कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो विदेशी अभिलेख है, एक का नाम है कस्सी अभिलेख। क्या नाम है? कस्सी अभिलेख, ठीक है। चलो, कस्सी अभिलेख, तो इस अभिलेख से भी हम लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यही ईरान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईरान से प्राप्त हुआ है। ये कितना पुराना है? ये कब का है? अगर देखा जाए तो ये 1600 ईसा पूर्व का है। 1600 ईसा पूर्व का, ठीक है। इससे हम लोग को यह जानकारी हुई, क्या जानकारी हुई है ना, तो यहाँ जानकारी लिख देते हैं। जानकारी यह हुई है कि ईरानी आर्य लोग की एक शाखा भारत में प्रवेश किया है। इससे कस्सी अभिलेख जो है, कस्सी अभिलेख रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है, खुदर के खोद खाद के उसमें लिखा गया है कि ईरानी आर्य भारत में प्रवेश किए। क्या लिखा गया? ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में प्रवेश की है। क्या लिखा गया है? ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में प्रवेश की, भारत में प्रवेश की। बात समझ में आ गया होगा, है ना, कि कस्सी अभिलेख से हम लोग को क्या जानकारी हुई, तो इससे हम लोग को यह पता चला कि ईरान के जो आर्य थे वो भारत में प्रवेश की। इसके काल के बारे में देखा जाए तो ये 1600 ईसा पूर्व का है।
कितना साल पुराना है, तो देखा जाए आज से देखा जाए तो 2600 साल पुराना है, और बीसी में देखा जाए तो 1600 बीसी का है। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये ईरान से प्राप्त हुआ है। एक और अभिलेख है जिसका नाम है बोगाज कोई, क्या नाम है, बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये इराक, तुर्की है ना, तुर्की से ये प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ ये, तुर्की से। कहाँ से प्राप्त हुआ ये, तुर्की से। ये कब का है, तो बता दीजिएगा कि ये 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है ये, 1400 ईसा पूर्व। हाँ चलिए, एशिया माइनर बोलते हैं ना तुर्की। चलिए, तो ये तुर्की से प्राप्त हुआ है, और ये कब का है, तो बता दीजिएगा कि 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है ये, 1400 ईसा पूर्व का। इससे हम लोग को क्या जानकारी हुई, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की और कब हुआ। इस अभिलेख का खोज हुआ होगा ना, तो कब हुआ है, तो इस अभिलेख का खोज 1907 में ह्यूगो विंकलर महोदय ने इसकी खोज की। इस बोगाज कोई अभिलेख की खोज किसने की, तो 1907 ईस्वी में। ये ईस्वी होगा, क्या होगा ये, ईस्वी होगा, क्या होगा ये, ईस्वी में ह्यूगो आधा होगा। ठीक है, ह्यूगो विंकलर महोदय ने इसकी खोज की। इससे जानकारी क्या होता है, इससे यह जानकारी होती है कि यहाँ पे दो कबीला आते हैं, एक का नाम है खत्ती और दूसरा का नाम क्या है, मुतन्नी। क्या नाम है, मुतन्नी। खत्ती और मुतन्नी कबीला में दोनों में क्या हो गया, संधि हुआ, दोनों एक हो गए। क्या हो गए, दोनों एक हो गए। तो इसके बारे में इसमें जानकारी होती है, तो दोनों एक हो गए ना, तो ये लोग साक्षी वैदिक देवताओं को, है ना, वैदिक देवताओं की जो वैदिक के 4 देवताओं को इन्होंने साक्षी माना। साक्षी मतलब नहीं होता है कि हम इस पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम लोग क्या है, चारों एक, हम लोग जो खत्ती और मुतन्नी जो कबीला थे वो दोनों आपस में क्या हो गए, एक हो गए। क्या हो गए, एक हो गए। तो वे साक्षी के रूप में, है ना, वैदिक 4 देवताओं को माने हैं। क्या 4 देवताओं को माने, कौन कौन देवताओं थे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ पे लिखा जाए तो बता दीजिएगा कि इसमें क्या उल्लेख है, क्या जानकारी मिलती है ना, क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो खत्ती और मुतन्नी कबीला थे। क्या थे ये, कबीला थे, है ना, ये दोनों ये कबीला थे, है ना। ये दोनों में क्या हुआ, संधि हुआ। संधि का उल्लेख और साक्षी के रूप में, चार वैदिक मतलब हम लोगों का जो ये वैदिक, हम लोग का वैदिक है ना, तो वैदिक देवता, 4 वैदिक देवता। कौन कौन 4 वैदिक देवता थे, है ना, देख लीजिए। तो 4 सबसे पहले इंद्र भगवान, मतलब इंद्र भगवान जो है इनका, फिर उसके बाद वरुण, फिर इसके बाद मित्र, फिर इसके बाद जो है इनका नाम क्या है, नातस्य, नास्ते, क्या नाम है, नासत्य। क्या नाम है, नासत्य। इसको अश्विन भी कहा जाता है। अब अच्छा से समझिए, बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर तुर्की का है। ये कब का है, तो ये देखा जाए तो ये 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, 1907 ईस्वी में ह्यूगो विंकलर द्वारा इसका खोज किया गया है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, उस अभिलेख में क्या लिखा गया है, तो इसमें खत्ती और मुतन्नी कबीला की संधि के बारे में लिखा गया है। और ये लोग जब संधि कर रहे थे, संधि का मतलब होता है मेल रहे थे ये लोग, तो उसमें साक्षी 4 आर्य देवताओं को माने हैं, साक्षी के रूप में 4 आर्य देवताओं को माने हैं, जिसमें लिखा गया है इंद्र देवता, वरुण, मित्र और नासत्य मतलब अश्विन भगवान के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिस वजह से हम लोग कहा जा सकता है कि ये लोग ईरान, इराक, यहाँ से ये लोग भारत में आगमन किए होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। इससे काल का भी एक अंदाजन पता चल रहा है कि हाँ ये लोग 1500 ईसा पूर्व में भारत में आगमन किए होंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसके काल के बारे में अगर देखा जाए, इसके अब अगर काल के बारे, अभी हम लोग क्या देखें, निवास स्थल के बारे में देखें। अब अगर काल के बारे में देखा जाए तो मैक्स मुलर का कहना है, किनका कहना है, मैक्स मुलर का कहना है कि 1200
ईसा पूर्व से लेके 600, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1200 से 600 ईसा पूर्व, 1200 से 600 ईसा पूर्व के ये लोग थे। इनका मैक्स म्यूलर कहना है, किनका कहना है, मैक्स म्यूलर कहना है कि इस सभ्यता का जो काल है ना, ये 1200 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये चला था, वैदिक सभ्यता का काल। किनका कहना है ये है, मैक्स म्यूलर का कहना है। किनका कहना है ये, मैक्स म्यूलर का कहना है। बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद यही पंडित बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि वैदिक सभ्यता 6000 ईसा पूर्व का है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है, इनका कहना है, ठीक है, 6000 ईसा पूर्व। इनका कहना है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और सर्वमान्य 1500 ईसा पूर्व क्या है, सर्वमान्य, सर्वमान्य। ज़्यादा लोगों का कहना है कि हाँ भाई जो ये वैदिक सभ्यता है ये 1500 ईसा पूर्व का है, 1500 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पतन देखा जाए तो 1750 ईसा पूर्व में हुआ है ना। ज़्यादातर विद्वानों का कहना है कि वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ है कि नहीं। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, मतलब बीच में जो आया है 1500 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व आया। वैदिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा जाए तो ये 2750 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। चलिए, सब ज़्यादातर विद्वानों का मत है या कहना है इतना। अब कार्बन 40 विधि के द्वारा भी हम लोग को पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जो है देखा जाए इसका जो विकास हमारे भारत में जो रहा, मतलब 2750 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एक वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इसके पतन के बाद एक नया सभ्यता का विकास हुआ जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जो 1500 से माना जाता है एक सही है। कैसे, देखिए 1750 में इसका पतन हो गया। पतन होने के बाद अब कोई भी चीज़ शुरू से अगर विकास होगा तो कम से कम समय लगेगा ना, कुछ समय, तो 250 साल समय लगा होगा, जिसे संक्रमण काल कहा गया। 250 साल समय लगा था। फिर उसके बाद एक नया सभ्यता का विकास हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। देखिए, जैसे कभी कोरोना था, कोरोना के बाद क्या हुआ कि अचानक से देश का जो अर्थव्यवस्था सही तो नहीं हुआ, धीरे धीरे ना सही हुआ। उसी प्रकार देखा जाए तो इस हड़प्पा सभ्यता जो है, लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो देश है समान स्थिति पे आया, या समान कहा जा सकता है, जैसा था वैसे हुआ। कोई भी काम भी करते हैं वैसे ही। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हड़प्पा सभ्यता भी 1750 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व से या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा। ज़्यादातर विद्वानों का ये कहना है, जिस वजह से, है ना। फिर उसके बाद देखा इस वजह से क्या हुआ कि बीच में संक्रमण काल रहा और एक नया सभ्यता का विकास जो हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व से हुआ और 600 तक चला। 600 के बाद भी यही लोग थे, लेकिन परिवर्तन हुआ, लोहे का खोज हुआ, जिस वजह से उसकी आगे का जो काल है उसको महाजनपद या धार्मिक आंदोलन में देखा जाए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म की कालखंड में आगे बांट दिया गया है ना। इस वजह से इसको बोला गया वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व बोला गया है, ठीक है। 1200 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। मैक्स म्यूलर का कहना है 6000 ईसा पूर्व का है, ये बाल गंगाधर तिलक का कहना है 1500 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ है। बहुत सारे विद्वानों का कहना ये बात सही है, क्योंकि वे लोग हड़प्पा सभ्यता को आधार माने हैं। हड़प्पा सभ्यता के हिसाब से इन्होंने इसका काल बताया है। और कस्सी और बोगासकोई अभिलेख, इन सारे को आधार मानते हुए इन्होंने, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से इसका विकास होता आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बोगासकोई अभिलेख जो है एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त हुआ है। कब हुआ है तो 1400 ईसा, कब हुआ है तो 1907 में ये हम लोगों को खोजा गया है। लेकिन कितना पुराना है, 1400 ईसा पूर्व का है। इससे हम लोग को क्या जानकारी मिलती है, मतलब इस बोगासकोई अभिलेख में क्या उल्लेखित है, क्या उसमें खोदा गया है, क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है कि खत्ती और मुतन्नी जो कबीला है, ये कबीला आपस में संधि कर रहे हैं, और संधि कर रहे हैं तो साक्षी के रूप में वैदिक के 4 देवताओं को मान रहे हैं। 4 देवताओं
को साक्षी मान रहे हैं, जिसमें इंद्र देवता, वरुण, मित्र और नासत्य मतलब अश्विन है। ये सारे बात समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद देखा जाए तो काल के बारे में जाने कि ये काल इसका निर्धारित किया गया है, ठीक है। सर्वमान्य जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक मान्य है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, अभी जस्ट अभी देखेंगे, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए